The YouTube channel. We are discussing the Indus Valley Civilization ancient history part. Let's start. Some of the important sites we have already discussed. The various sites: Harappan sites, Mohenjo-daro, Chanhu-daro, Kalibanga, Amri, Kotdiji, Banavali, Lothal, then Surkotada, Sutka-Gender, Dholavira, etc. Yes. Sequence or phases of Indus Valley civilization. There are various sequence. यहाँ पर कई सारे क्या थे, सीक्वेंस थे, क्रम थे, अनुक्रम थे, जिसमें सबसे पहला जो अनुक्रम दिखता है वह दिखता है कि हड़प्पा से पहले जो सभ्यताएं थी वह कैसी रही होगी, उनकी क्या विशेषताएं रहेगी। तो उसमें मैंने आपको बताया था, एक तो कालीबंगा आता है। कौन आता है इसमें? कालीबंगा। प्री हड़प्पन स्टेज को मार्क करता है कालीबंगा। कालीबंगन ऐसे लिखा जाता है, कालीबंगन। अर्ली हड़प्पन स्टेजेस को भी ये मार्क करता है। और कल एक और नाम था, वो भी मैंने डिस्कस किया था, वह था जो हमारा रोपड़ है, वह भी इसको बताता है। मैच्योर्ड हड़प्पन स्टेज और लेट हड़प्पन स्टेज में ही ये आएगा, तीनों में आता है ये कालीबंगा। तो ये उत्तरोत्तर हड़प्पन स्टेजेस को बताते हैं। क्या सेलिएंट फीचर्स दे हड़प्पा के, वो इंपॉर्टेंट है, अपने क्वेश्चन इस पे ज्यादा बनेंगे। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर। जो हड़प्पा का कल्चर था उसमें क्या इंपॉर्टेंट था? सबसे इंपॉर्टेंट जो था, जो स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर है, सेटलमेंट और टाउन प्लानिंग। दिस वन इज द वेरी बेसिक और बेसिक, नॉट बेसिक बट स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। ये हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशिष्ट लक्षण था नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर। स्मॉल विलेजेस जो थे, स्मॉल विलेजेस विच वर अप टू 10 to 50 हेक्टेयर्स, ये तो कहलाते थे स्मॉल विलेजेस, छोटे गांव। और जो बड़ी सिटीज थी उनमें यह इंपॉर्टेंट थी 1, 2, 3, 4 and 5। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज, जिसमें सबसे बड़ी सिटी आती है मोहेंजोदारो। यह सबसे बड़ी सिटी थी, सबसे बड़ा नगर था, जिसका क्षेत्रफल जो था लगभग, ये बताते हैं, अराउंड 250 हेक्टेयर्स तक फैला हुआ था। लार्जेस्ट सिटी मानी जाती। उसके बाद हड़प्पा ऑफ कोर्स अराउंड 150 हेक्टेयर्स में यह फैला हुआ था, सेकंड नंबर पे। और यदि बात करते हैं उस तीसरे नंबर में हरियाणा का राखीगढ़ी, कौन सा था? हाँ, कल जो मैंने बात, रोपड़ नहीं था, सॉरी, वो राखीगढ़ी था, जो प्री हड़प्पन स्टेज को भी बताता है। राखीगढ़ी लगभग 80 हेक्टेयर्स के आसपास था इसका एरिया। कालीबंगन जो था, वो कालीबंगन अराउंड 100 हेक्टेयर्स। और ये केवल वो फेज है जो इन्होंने इस समय देखा, इससे भी ज्यादा था कालीबंगा। और लास्ट में धौलावीरा की बात करते हैं तो वह 80 हेक्टेयर के आसपास रन करता है। तो इनकी खोजें किन किन के ने की है, वो नाम याद हुए? कुछ नाम याद हुए, 2 को छोड़कर नहीं हुए होंगे। हड़प्पा की खोज किसने की थी? खुदाई का कार्य किसने किया था? हड़प्पा। दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी। ये 2 तो याद रहते हैं। बाकी लोथल, हाँ, SR राव। और कालीबंगा बीबी लाल, ब्रजवासी लाल पूरा नाम ये है। और थापर, BK थापर। ठीक है, कालीबंगा याद हो गया, और लोथल याद हो गया। और क्या आए थे इसमें? चनूदाड़ो तुरंत देखो लिखा हुआ, क्योंकि इनको हमें याद करना होगा। NG मजूमदार, ठीक है, ये चनूदाड़ो इन्होंने डिस्कवर किया था।
इंपॉर्टेंट जो है उसमें और आएगा आपका बनावली, रविंद्र सिंह बिष्ट, धौलावीरा जगपति जोशी, आर.एस. बिष्ट, और ऐसे कैसे ये और भी कुछ प्लेसेस थे, सुरकोटड़ा जेपी जोशी, जगपति जोशी, सुत कागेंडेर, ऑरल स्टाइन है क्या, ऑरल स्टाइन, ठीक है। ये नाम थोड़े से याद रखने होंगे हमको फटाफट से, क्योंकि वो कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो मैच करने को दे देंगे, 4 ये साइट्स दे देंगे और 4 नाम दे देंगे, मैच करो। फिर लास्ट में 2, अच्छा उसमें भी वो क्या गेम खेलेंगे, मान लो उन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दे दिया, तो पहले नंबर पर मोहनजोदड़ो होगा, दूसरे पर हड़प्पा होगा। इधर मान लो पहले पर वो दे देंगे दयाराम साहनी और चौथे पर दे देंगे राखलदास बनर्जी। तो 1 और 4 ये 4 नंबर पे होगा, 1 और 4 आप मैच कर लेंगे फटाफट। वो मैच उन्होंने सब में ABCD में सब में लिखा होगा, क्योंकि वो हमारे दिमाग से खेल रहे हैं। दे नो वेरी वेल, वो चारों में वो इनका वही लिखेंगे आंसर जो राइट आंसर है। अब वो 2 में गेम खिलाएंगे, या तो दे देंगे सुतकागेंडेर और 1 दे देंगे लोथल। तो इसलिए याद रखने जरूरी है। और ऐसे मैच के क्वेश्चन, जैसे उस दिन मैंने बताया था, लास्ट में आप आए थे कि लास्ट डेज पोर्ट वाली वो बंदरगाह वाली लिस्ट बताई थी, और मैंने एक पॉइंट मैंने कहा ये मैच करके क्वेश्चन आएगा, और वही क्वेश्चन आया। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस ये दे देते हैं। ठीक है, तो स्मॉल विलेजेस एंड लार्ज सिटीज, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट था। एक इसमें मैंने एक राखी गढ़ी कल बताया था, जो हड़प्पन, जो कालीबंगा का फेज जिस तरह से तीनों हड़प्पा में चलता है, उसी तरह से राखी गढ़ी चलता है, जहां तक मुझे याद है। हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चनुडाड़ो, बनावली, धौलावीरा, चलिए ठीक है, कुछ और कैरेक्टर्स देख लेते हैं। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ द सिटी। अब जो नगर बसाया जाता था, टाउन प्लानिंग इंपॉर्टेंट थी। नगर जो बसाया जाता था वह 2 तरह का था, एक अपर पार्ट में होता था और एक लोअर पार्ट। सो लोअर पार्ट में क्या होता था, लोअर पार्ट, द लोअर पार्ट मच लार्जर पार्ट, सबसे बड़ा होता था, वेयर द पीपल लिव्ड एंड कैरिड ऑन देयर प्रोफेशनल वर्क, जहां पर आम लोग, आम जनता रहती थी, अपने पेशेवर कार्यों को करती थी। बढ़ई है तो बढ़ईगिरी का, सुनार का कार्य, लोहार इस तरह से कार्य करते थे। लोहा नहीं था, गोल्ड स्मिथ तो थे, बट जो आयरन स्मिथ है वो नहीं थे। फिर क्या होता था, सिटाडेल, नगर दुर्ग, ये कहां होता था, अपर पार्ट में। देख लीजिए आज भी मेहरानगढ़ का फोर्ट कहाँ है, किला कहाँ बना हुआ, अपर पार्ट में है, और नगर कहाँ बसा हुआ है, नीचे। तो ऐसे कैसे ये भी था, अपर पार्ट में नगर दुर्ग था, दुर्ग यानी किला, फोर्ट, जिसको इंग्लिश में सिटाडेल कहते हैं। द अपर पार्ट बिल्ट ऑन रेज्ड प्लेटफॉर्म, ऐसा कुछ उठा हुआ जो भाग होता था उस पर बनाया जाता था। इंक्लूड्स पब्लिक बिल्डिंग्स, द ग्रैनरीज, रिलीजियस बिल्डिंग्स, द मोर इंपॉर्टेंट वर्कशॉप, ये सारे उस अपर प्लेटफॉर्म पर होते थे, ताकि एक तो उसकी इंपॉर्टेंस बनी रहे, हर कोई उसमें आ जा नहीं सके, कंट्रोल रहे उन पर।
तो उसमें क्या क्या होता था, उसमें इंक्लूड पब्लिक बिल्डिंग, सार्वजनिक जो भी इमारतें थी जो पब्लिक के लिए ही थी। जैसे हमने द ग्रेट बाथ की बात की मोहनजोदड़ो में, विशाल स्नानागार, तो मैंने बताया था सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ता था, मतलब एक लेवल से वो थोड़ा ऊपर, ताकि जो पानी ड्रेनेज वाला है उससे वह पानी मिक्स ना हो। द ग्रैनरीज है ना, अन्नागार, जो अनाज भंडारण है उसका भी पार्ट सेपरेट होना चाहिए ताकि वो काम आ सके लोगों के। रिलीजियस बिल्डिंग्स, जितने भी रिलीजियस बिल्डिंग्स थी, धार्मिक सभाएं, ऑल्दो नो टेम्पल एविडेंस वाज देयर, किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं पाए गए हैं, ये भी ध्यान रखना, उस समय नहीं पाए गए इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय। रिलीजियस बिल्डिंग हुआ करती थी, धार्मिक सभा भवन होते थे, जैसे धर्मशालाएं होती वैसे वहां एक धार्मिक सभा भवन कह सकते हैं उसको। द मोर इंपॉर्टेंट वर्कशॉप्स, जो ट्रेनिंग के लिए लगाई जाती थी, काम सीखने के लिए, वो वर्कशॉप्स होती थी। ये सब था अपर पार्ट में, जिसको हमने क्या नाम दिया, नगर दुर्ग या सिटाडेल। और जो लोअर पार्ट था वहां सामान्य जनता रहती थी और अपने जो पेशेवर कार्य हैं उनको अंजाम देती रहती थी, अपना रोजमर्रा का काम करती रहती थी। ये दो पार्ट में टाउन प्लानिंग इंपॉर्टेंट थी इनकी। और घर किस तरह से बने हुए थे, ग्रिड सिस्टम पर। घर कैसे बने हुए थे, ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम का मतलब बता दिया था ना मैंने, क्या मतलब होता है, नहीं बताया था। ग्रिड सिस्टम क्या होता है, सिंपल सा है। अगर आप अपने मोबाइल में दो ऑप्शन आते हैं, देखना मोबाइल में भी, एक लिस्ट होती है और एक ग्रिड होता है। लिस्ट में तो वो एक पूरी लिस्ट फॉर्म में आते हैं, ग्रिड में वही चीज आसानी से हमें स्क्वायर फॉर्म में दिखेगी। तो इनके घर जो बनते थे वह इसी सिस्टम पर बनते थे। इसका मतलब ये होता है कि इनके घरों का निर्माण इस तरह से हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर ये जो मेन रोड है, फिर वापस घर आएंगे इनके ऐसे, यहां इस तरह से, इस तरह से। दैट मीन्स यहाँ जो गलियां हैं या घरों के बीच या घर हैं, एक ही चीज है, यह मुख्य सड़क को कितने डिग्री पर काट रही है, 90 डिग्री पर। ये सारी, ये कहलाता है सिस्टम, कौन सा सिस्टम कहलाता है, ग्रिड पैटर्न। और साथ ही साथ इनकी जो दीवारें थी घर के पास, वह बहुत बड़ी थी सड़क से पहले। ये दीवारें इस तरह से एक परकोटा बना देती थी इनके, ताकि बाहर का आदमी घर के भीतर नहीं देख सके, है ना, प्राइवेसी मेंटेन करनी। घर है वहां पर, तो जो रोड पर जा रहा है पर्सन, वो घर की तरफ कुछ नहीं देख सके, उसके लिए एक दीवार बनाते थे ऊपर। जो सड़क पर जिनकी घर की जो डायरेक्शन थी बिल्कुल सड़क के, रोड के पास होती थी वह। तो इस तरह से ये पैटर्न था टाउन प्लानिंग। और इसी में ड्रेनेज सिस्टम, नाली निकासी, जल निकासी व्यवस्था, नालियां कैसी बनी हुई थी, कच्चे ईंटों से जो नालियां थी, और वह कच्चे ईंटों और लॉग्स यानी जो पेड़ होते हैं उनसे ढकी हुई थी। आपको पता हो तो जो तने आते हैं कुछ ऐसे यूं फ्लेक्सिबल होते हैं, तो उनसे वो बिल्कुल ढकी हुई थी और उनके ऊपर वापस ईंटें जमाई हुई थी। यानी ओपन ड्रेनेज नहीं था, ओपन कैनाल्स नहीं थी, ताकि मच्छर पनप सके या सीवेज का पानी जो स्मेल दे सके। क्लोज्ड थी, जो कैनाल्स थी वो भी क्या थी, ड्रेनेज था। वो कैसा था, अराउंड क्लोज जैसा ही था, लगभग क्लोज सिस्टम। सो टाउन प्लानिंग ग्रिड सिस्टम, that is streets and lanes cutting across one another almost at right angles 90 degree, thus dividing the city into several rectangular blocks. अब ये एक पूरा कैसा ब्लॉक बन गया, रेक्टेंगुलर, आयताकार बन गया ना ये पूरा ब्लॉक। जितने स्क्वायर होते हैं उतने ही हमेशा क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन है ये, फिगर आप रीजनिंग में पढ़ते होंगे, कितने फिगर बनते हैं उसमें, इस तरह से बना देते हैं कई
और क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये एक रूल है कि जितने रेक्टेंगुलर होते हैं उतने ही स्क्वायर होते हैं, वो डबल नहीं जोड़े जाते हैं कभी। मुझे बहुत बाद में पता चला था, ठीक है। सो कटिंग अक्रॉस वन अनदर ऑलमोस्ट एट राइट एंगल्स, thus dividing the city into several rectangular blocks। इस तरह से इनकी सिटी का डिवीजन था और टाउन प्लानिंग थी। नेक्स्ट, लार्जेस्ट गेटवेज एट वेरियस एंट्री पॉइंट्स ऑफ द सिटी। क्या बने हुए थे? जैसे इस डायरेक्शन में एक गेट बना हुआ है, लार्जेस्ट गेटवेज। यदि इधर से एंटर हो रहे हैं तो इस डायरेक्शन में भी क्या बना हुआ है? एक गेट बना हुआ है। इधर से एंटर हो रहे हैं तो इस डायरेक्शन में एक गेट है। इस तरह से लार्जेस्ट गेटवेज एट वेरियस एंट्री पॉइंट्स ऑफ द सिटी, ताकि आप सिटी में आसानी से आ सके। बिल्डिंग मटेरियल्स वर किस चीज से बनाए जाते थे? मड ब्रिक्स। मड ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? कच्ची ईंटें, कच्ची थी। और फिर किल्न फायर्ड ब्रिक्स, जो भट्टी में, किल्न कहते हैं भट्टी को, पकाई जाती थी। बर्न्ड ब्रिक्स भी कह सकते हैं हम इनको, बर्न्ड ब्रिक्स या किल्न फायर्ड ब्रिक्स। एंड वुड्स एंड रीड्स। रीड्स, वुड्स और लॉग्स, मैंने अभी बताया था बड़े बड़े तने होते हैं, वो भी काम में लिए जाते थे। रीड्स कहते हैं नरकट, इक होता था उस समय, इक गन्ना। तो गन्ने का वो जो पार्ट बच जाता है फिर लंबा सा, जो काम में नहीं आता है, वो सारे सूख जाने पर इक बनाते हैं, नरकट बनाते हैं, रीड्स। वैसी कुछ बड़ी बड़ी लकड़ियां उसी शेप की, उसी लेंथ की, उसी लंबाई की, उनको नरकट कहा जाता है, रीड्स। साइज ऑफ ब्रिक्स हैड आइडेंटिकल प्रोपोर्शन। क्या थी साइज, क्या रेशियो था ईंटों का? क्या रेशियो है? मतलब इसमें क्या क्या दिया हुआ है? ये क्या है तीनों? साइड्स। यस, जो ईंट, आप मैथ्स वाले हैं सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसी होती है ब्रिक, लगभग ऐसी होती है ना। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? एक तो लेंथ आ गई, और ये होगी। नहीं हाइट इस साइड वाला, साइड से लाइन ये, अरे साइड में सर, ये टेढ़ी लाइन बनाई है जो आपने। नीचे वाली, हाँ ये। तो यही तो कह रहा हूँ, हाइट यही तो हुई। हाँ। नहीं, ये हाइट थोड़ी हुई। ये नहीं हुई हाइट वो साइड वाली हुई, पतली सी। तो आपने ये बीच में जो बनी है वो हाइट है। ये वाली। तो हाँ। अच्छा, ये थोड़ी वीट तो ये वही मैं कह रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा हुआ है हाइट तो ये होगी ना। हाँ, क्या? ये होगी सर हाइट आपने जो। ये है हाइट तो, हाँ, और ये वीट और ये width होती है ईंट की। क्या बात कर रहे हो? यही बात होगी। क्यों उल्टा कर दो, बात वही है। हाइट ये होती है। अरे। तो चौड़ाई होगी ना। नहीं नहीं नहीं, ईंट है ये, ब्रिक है। सर वो चौड़ाई है, विड्थ है वो। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ। तो सर वही तो बोल रहे तो हैं। हम क्या बोल रहे हैं सर? भाई मैंने यहाँ पर बनाया था, सबसे पहले मैंने कहा ये लेंथ है, हाँ। width है। ये विड्थ है, और ये छोटा सा यहाँ बनाया था, ये मैं कहा हाइट है। हाँ, ये सही था ना? सही था सर। उल्टा है। उल्टा कैसे है? सही है ये। सोचो वापस आ। हाइट बाहर निकलती है, मैं बताऊं। अरे डस्टर नहीं है क्या? ये रहा, ये रिमोट लो ना, रिमोट की तरफ बदल जाएगा। मैं बताऊं, देखो ये हो गई हाइट। वो की वो चीज है ना फिर। तो वही साइड तो में है। मैं रहा हूँ, साइड में आप नीचे कर रहा हो ना। अरे नीचे नहीं है वो, साइड, वो क्या है, ईंट का साइड ही तो है फिर। ये अच्छा। मतलब इसको गलत समझ रहा है, इमेज में। समझ गया मैं। ये वही चीज है जो आप कह रहे हो, ठीक है। ये हाइट है, और ये लेंथ हो गई, और ये इसकी क्या हो गई? विड्थ हो गई। साइज ऑफ ब्रिक्स हैड आइडेंटिकल प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या था? 1:2:4। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ द सिटी, 2 पार्ट्स। अगेन वही चल रहा, हेडिंग तो डिवीजन ऑफ सिटी 2 पार्ट्स। यहाँ हो जाना चाहिए क्या क्या और था? अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। सेकंड, डोरवेज एंड विंडोज फेस्ड साइड लेन्स। खिड़कियां और जो डोर थे वो मेन रोड की तरफ नहीं खुल के साइड रोड की तरफ खुलते थे, ठीक है। डोरवेज एंड विंडोज फेस्ड साइड लेन्स। देन adjacent
हाउसेज वर सेपरेटेड बाय नैरो स्ट्रीट, अभी बनाया था ग्रिड पैटर्न में, जो आपस में जुड़े हुए मकान थे वह किससे सेपरेट होते थे? संकरी गलियों से, नैरो स्ट्रीट से। एंड ये वही बात, व्यू इनटू द हाउस वाज ब्लॉक्ड बाय ए वॉल और रूम अराउंड द फ्रंट डोर। क्या बना देते थे? एक बहुत बड़ी दीवार, है ना, वॉल बना देते थे, दीवार बना देते थे, जिससे कि मेन जो रोड जा रही है उससे कोई यहाँ पर अंदर की ओर नहीं दिख सके। व्यू इनटू द हाउस वाज ब्लॉक्ड बाय अ वॉल और रूम अराउंड द फ्रंट डोर। और इसका फोटो मिलता है अगर आप उसमें देखोगे, बिल्कुल। देखने की जरूरत ही नहीं, अमेरिकन होता है ना, अमेरिकन वाला वही घर होता है, जगह जगह छोड़ के होती है, रोड के ऊपर दीवार होती है। और नहीं, इसमें भी आप देखा ना, मोहनजोदड़ो का फोटो है, उसमें बिल्कुल टाउन के आगे इस तरह से, रोड के पास इस तरह से पूरी दीवार बनी हुई है, ताकि घरों में कोई नहीं देख सके। इमेजेस पे जाकर देखना आप। जब हम ऐसे पढ़ते हैं ना, फिगर, चित्र समझना, तो फिर ये लाइनों का इंपॉर्टेंस अपने को क्या पता चल जाता है 1 मिनट में। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ती है फिर, है ना। इमेजेस में काफी सारी इमेजेस हैं, उसमें से मिल जाएगी कुछ एक इमेजेस। नेक्स्ट, सो नोट, कुछ इंपॉर्टेंट नोट क्या क्या है देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा, मोस्ट इंप्रेसिव बिल्डिंग्स वर द ग्रैनरीज। हड़प्पा की जो सबसे प्रभावशाली जो इमारत थी वह क्या थी? अन्नागार थी, ग्रैनरी थी, जहां जो अन्न का क्या करते थे? स्टोरेज करते थे, भंडारण करते थे, शुद्ध हिंदी में बोले। मोस्ट इंप्रेसिव बिल्डिंग्स ऑफ हड़प्पा वर द ग्रैनरीज। कितनी थी ग्रैनरीज? कितनी थी? 6 इन नंबर। 6 ग्रैनरीज थी हड़प्पा में। इन 6 के बराबर 1 ग्रैनरीज किसकी थी? मोहनजोदाड़ो की। अब चीजें याद होने लग गई है। बस ऐसे ही तो याद करना, और करना क्या है जीके में। यहाँ कोई आपको M0L1 T-1 तो डायमेंशन निकालनी नहीं है कि कैसे निकालूं, ये तो मुझे याद है, और इन्होंने तो इनडायरेक्ट पूछी है। करना तो ये है बस, सिंपल सा। तो सबसे इजीएस्ट मार्क्स अगर आप ऑब्टेन कर सकते हो तो इस पेपर में कर सकते हो। ग्रैनरी मेजरिंग 150 फीट लेंथ एंड 50 फीट ब्रेड्थ, ये कहाँ की है? मोहनजोदड़ो, जो 6 के बराबर लगभग 1 थी। हड़प्पा की 6 के बराबर मोहनजोदड़ो की थी। और क्या था? पब्लिक बिल्डिंग, द ग्रेट बाथ measuring 39 feet length, 23 feet breadth and 8 feet of depth. And served as a ritual bathing site. एक जो कुछ रिचुअल होते हैं, रिचुअल को हिंदी में क्या कहते हैं? परंपरा होती है, कुछ रीति होती है, उसके अनुसार ही यह यहाँ पर क्या हुआ जाता था? क्या किया जाता था? स्नान किया जाता था। कुछ रिचुअल्स करने होते थे। तो ये साइज ये पूछा हुआ है, ध्यान रखना, क्वेश्चन ग्रेट बाथ वाला पूछा हुआ है। अब हो सकता है वो इसको फीट में नहीं पूछकर और सेंटीमीटर में पूछ ले, मीटर में पूछ ले, जैसे भी यूनिट चेंज होता आप कर लोगे। सर ये सब के सब मूवी में बताया। हाँ, मोहनजोदड़ो में बताते हैं। वो जो ताज होता था ना, उसी हाँ, में हाँ, बताया उसने। पशुपति प्रोटोशिवा। आशुतोष गोवारीकर वो सारी किताबें पढ़ता है पहले। डायरेक्टर है ही ऐसा ना उस मूवी का। लगान में उसने कितनी किताबें पढ़ी, कितना फ्रीडम मूवमेंट्स पढ़ा होगा। वो कहता है कि लगान बनाने के लिए मैंने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ डाली थी। ऐसे कैसे संजय लीला बंसाली, पद्मावत, कितना तो उसका अगेंस्ट में गए थे लोग, कितने टाइम बाद रिलीज हुई, पूरी पिक्चर को चेंज करना पड़ा। उसने कहा था कि मिडाइवल हिस्ट्री का खिलजी डायनेस्टी तो मेरी टिप्स पर हो गया था पूरा, जो मैंने कभी नहीं पढ़ा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक लाइफ, प्रोग्रेस इन ऑल स्पेयर्स। अब यहां एक क्वेश्चन बना हुआ है कि सभी जो क्षेत्र हैं उनमें सभी में वृद्धि दर्ज की गई। क्या क्या थे? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड, सभी में प्रोग्रेस थी। और ये कोई एक खिलौना गाड़ी
जो थी, है ना, टेराकोटा टॉय कार्ट, ये बैल, और इस तरह से ये बिल्कुल, ये नंबर जो दिए हुए हैं आप जो देख रहे हैं ये म्यूजियम में रखी हुई है, ये नंबर म्यूजियम, दिल्ली म्यूजियम वालों ने दिए हुए हैं, ये B60 और 139 प्लेट्स का नंबर। यहाँ से ये इस तरह से टूट गया है थोड़ा सा पार्ट, बाकी ये पूरा था अराउंड यहाँ। ये व्हील भी टूटा हुआ दिख रहा है ना आपको क्लियर, ये ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं। ये मिट्टी की गाड़ी, तो प्रोग्रेस थी, क्राफ्ट्स में थी, ट्रेड में थी, एग्रीकल्चर बहुत रिच हो गया था, इंडस्ट्री थी। अब मान लो क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द मेन प्रोफेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटीजन्स और पीपल, ट्रेड, तो आंसर ट्रेड होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर ट्रेड के साथ आया था, पर पहले वो ट्रेड करते थे, इसलिए वो अर्बन कल्चर था। ये कैसा कल्चर था, एक शहरी व्यवस्था थी, ना कि कोई रूरल, ग्रामीण नहीं थी, ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। व्हीट एंड बैरले दोनों क्या थे, इंपॉर्टेंट थे, दोनों ही क्रॉप होती थी, गेहूं और जौ, दोनों ही प्रकार की क्या होती थी, फसलें। और क्या थी साथ में, सेसमे, मस्टर्ड एंड कॉटन। सेसमे यानी तिल, तिल की फसलें, तिलहन जिसको बोला जाता है, मस्टर्ड सरसों, ये भी तिलहन है, ऑयल सीड्स है, दोनों ही ऑयल सीड्स है, एंड कॉटन। अब कॉटन पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी पैरेलल कौन कौन सी सिविलाइजेशन थी, इंडिगो, इजिप्ट, एक तो इजिप्ट की सिविलाइजेशन, और चाइना की सिविलाइजेशन, और मेसोपोटामिया, तो ये सारी इसके पैरेलल थी। ग्रीक वाले जब इनके साथ ट्रेड करते थे, ग्रीक यानी यूनान, तो वह कॉटन को क्या कहते थे, कॉटन को कॉटन नहीं कहते थे, वह कॉटन को सिंडन कहकर बुलाते थे। क्या कहते थे, सिंडन। तो ये कॉटन का वर्ड सिंडन मिलता है उसमें। और इसी तरह से मेसोपोटामिया के साथ इनका ट्रेड चलता था। मेसोपोटामिया वाले एक वर्ड यूज करते थे, मेलुहा। उस वर्ड को क्या कहते थे, ये मेलुहा। तो मेलुहा क्या था, नहीं, मेलुहा कहा जाता था यहाँ के पीपल को, किनके द्वारा, मेसोपोटामिया वालों ने। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस नाम से जानते थे, वो मेलुहा। ये कुछ अलग अलग नाम हैं। और पशुपालन भी धीरे धीरे हुआ था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जिसमें क्या क्या डोमेस्टिकेटेड किए जाते थे, शीप, गोट्स एंड बफेलो। ये तीनों थी। और कालीबंगा और कुछ पार्ट में कहीं कहीं कैमल भी है, कैमल की जो बोन्स के रिमेन्स हमने लिखे थे कालीबंगा में, लेकिन हॉर्सेस बहुत कम थे, रिमेन्स ही नहीं मिलते हैं। कहां से मिलता है एकमात्र, सुरकोटड़ा। घोड़ों की हड्डियों के अवशेष जहां से मिले वह क्या है, ओनली एंड ओनली सुरकोटड़ा। और उसकी मूर्ति कहां से मिली है, मिट्टी की, उससे पहले वाला कौन सा, कहां से मिली, लोथल, लोथल से मिली है। पर वो केवल मूर्ति बनाई थी, किसी ने देखा होगा कि वहां जाकर बना दी मूर्ति, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक जो जीवन था वह कैसा था इनका। एनिमल्स वर हंटेड फॉर फूड इंक्लूडिंग डियर। काफी सारे जो एनिमल्स थे, एंटीलोप्स भी थे, हमने कहा था उनके सींग वो काम में लेते थे। तो हंटिंग एक
नॉर्मल जो एंटरटेनमेंट प्रोसेस था। गोल्डस्मिथ, ब्रिक मेकर्स, स्टोन कटर्स, वीवर्स, बोट बिल्डर्स एंड टेराकोटा मैन्युफैक्चरर्स, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इनकी लाइफ में। गोल्डस्मिथ किसको बोला जाता है? सुनार को। ज्वेलरी का काम करेंगे। ब्रिक मेकर्स, घर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ईंटें बनाने वाले। स्टोन कटर्स एंड वीवर्स, कपड़ों की जुलाहा जिसको कहते हैं, बुनाई करने वाले। बोट बिल्डर्स, जो नाव बनाते थे। एंड टेराकोटा फिगराइंस, जो मैन्युफैक्चर करते थे, जो पकी हुई मिट्टी से मूर्तियां बनाते थे। टेराकोटा मतलब पकी हुई मिट्टी या ईंटें। इसका मतलब होता है आग में जलाई गई मिट्टी, यानी पकाना। भट्टियां होती है बड़ी बड़ी, फर्नेसेस, उसमें बनाते थे। ब्रॉन्ज एंड कॉपर वेसल्स बनते थे ज्यादातर, यानी बर्तन किसके थे? या तो ब्रॉन्ज के थे यानी कांसे के थे, या फिर तांबे के थे, कॉपर के। गोल्ड एंड सिल्वर के क्या बनते थे? ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स में वुड के ऑर्नामेंट्स भी हैं, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स आपको यहाँ दिख जाएंगे। अब क्या क्या है इसका क्लासिफिकेशन आप कर लेना, फिर मोल भाव भी कर लेना। अभी तो बंद हो गई है। ठीक है, कितने में क्या जा रहा है। सो गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे और पहने भी जाते थे। नेक्स्ट, जो पॉटरी थी वह कैसी थी? रेड एंड ब्लैक पेंटेड पॉटरी फाउंड, प्लेन। एक तो यहाँ प्लेन नहीं होगा, ये पॉटरी लिखा होगा, यानी जो मिट्टी के बर्तन थे वह कैसे थे? रेड एंड ब्लैक पेंटेड। मिट्टी के बर्तनों में यदि आपने देखा होगा तो इस तरह के मिट्टी के बर्तन होते हैं, और उन पर क्या ज्यामितीय जो ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाते थे वह किस तरह से बनाते थे? मिट्टी का बर्तन देखा हुआ है? मिट्टी का बर्तन के मटका मटका तो होता ही है ऑफ कोर्स। और क्या क्या होता है? दही जमाने वाला आता है ना। यस एग्जैक्ट। चाय भी नहीं चाय तो सिकोरा होता है, दही जमा विलोना जिसमें करते हैं। परात टाइप आता है, उससे हांडी बनती है। मिट्टी के ऊपर। हांडी तो खैर अल्टीमेट है। परात- ठीक है। परात भी तो तो इस पर देखिए ज्योमेट्रिकल शेप्स जो बनाए जाते थे वो ब्लैक से इस तरह से। सोड़ी की फ्राई दो। या फिर पत्तियों की आकृतियां भी बनाई जाती थी। ये सारे शेप्स बने हुए या कलर बने हुई जो पॉटरी है यह मिलती है, जो रेड एंड ब्लैक है ना, रेड एंड ब्लैक। कलर पूछा जाता है कैसी पॉटरी में कलर कैसा था, तो रेड यानी गेरुआ कलर, जो ईंटों का कलर होता है वही होता है, ब्रिक रेड कहते हैं जिसको हम। और साथ में उस पर क्या बनाए गए थे? ज्योमेट्रिकल शेप्स, जिसमें लीव्स हुआ और ये सर्कल्स हुए इस तरह से, है ना, गोले बनाते थे इस तरह से, वृत्त बनाते थे, गोले नहीं सॉरी। ये सब पॉटरी में मिलते हैं। इंटरनल ट्रेड वाज एक्सटेंसिव विद अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो अंदर था। फॉरेन ट्रेड, ये इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बात की थी। फॉरेन ट्रेड विद मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान एंड ईरान। वहां पर गोल्ड भेजा जाता था ईरान में। काम क्या भेजा जाता था? गोल्ड। सील्स ऑफ इंडस वैली हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया। इनकी मोहरें कहाँ मिली है? मेसोपोटामिया मिली, जिससे पता चलता है कि ट्रेड होता है। कहाँ पड़ता है? मेसोपोटामिया जो वर्ड है उसका मतलब होता है कि यह दो नदियों के जुड़ने वाला स्थान है, दजला फरात। दजला और फरात, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं यूफ्रेटस और टिग्रिस। ये कहाँ पर आता है? रोम है, नहीं सॉरी, रोम क्या, जो बगदाद है, बेबीलोन इराक की कैपिटल है, इराक के इसके आसपास बस ये वाला दजला फरात। जो रोम के पास में रिवर है वो तो है टाइबर, और जो यूफ्रेटस और टिग्रिस जो रिवर थी, टिग्रिस आती बगदाद टिग्रिस के पास में, तो ये वाला जो एरिया था ये मेसोपोटामिया कहलाता था। सुमेरियंस जिसको कहते थे,
तो सील्स ऑफ इंडस वैली हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया। और एक्सचेंज कैसा था? क्या कोई कॉइन्स काम में आते थे क्या? नहीं। तो ट्रेड किससे होता था? बार्टर एक्सचेंज, वस्तु विनिमय। एक वस्तु दो, जो आपको लेना है वो ले लो, उनके बदले में उनको जो चाहिए दे दो। गांव में भी चलता था, मैंने रूरल सेक्टर में तो काफी समय तक चला था, मैंने किया हुआ है खुद। ठीक है, सब्जी वो स्पेशल जब ये अच्छी सी सीजन आती तो ककड़ियां बहुत आती है मार्केट में, कहते हैं ना अपन काचरे और हाँ, तो वो क्या करते थे, सब्जी लेकर आते थे, उसमें मीठे मीठे बढ़िया सी ककड़ियां ले लेते थे और उनको चाहिए होता था क्या? गेहूं या बाजरी या जो, तो उतनी वे करके वो उनको दे देते थे और उस उतने वे की वो एक ककड़ी वगैरह ले लेते थे और वहीं खा पी कर फिर घर जाते थे। ये इसको कहा जाता है बार्टर, ट्राइबल बार्टर, यानी बार्टर एक्सचेंज, वस्तु विनिमय। उसके लिए कोई नोट या करेंसी नहीं दी जा रही है, कोई कॉइन्स नहीं दिए जा रहे हैं, वस्तु के बदले में वस्तु दी जा रही, ऑब्जेक्ट के बदले बार्टर एक्सचेंज। क्या किया हमने? बार्टर एक्सचेंज। और गांवों में हम इसको कीड़ा कहते थे, जो लोकल लैंग्वेज है, कीड़ा, कीड़ा दे देना, यानी जो जो अन्न दिया ना वो कीड़ा कहलाता था, कि ये दिया उसके बदले में उन्होंने ये दे दिया। उनको डिमांड थी कि गेहूं की, और मुझे जो डिमांड थी वो मैंने ले ली बस। तो कहीं इसमें कोई करेंसी कुछ नहीं आई। ये मैं बात कर रहा हूं आपको 89 की, लगभग 88 89, 1988 89। अब आपके बर्थ से पहले की बातें होगी। बहुत पहले। सो इंपॉर्टेंट वन, बार्टर एक्सचेंज। जितनी भी ट्राइबल सोसाइटी है आज भी उसमें कौन सा एक्सचेंज चलता है? बार्टर एक्सचेंज। जितनी भी आदिवासी हैं, आदिवासियों के नाम सुने होंगे, बहुत सारे आदिवासी इंडिया में, वहां पर क्या ट्रेंड चलता है? बार्टर ट्राइब ट्रेंड। कैसा ट्रेड चलता है? बार्टर। ये आपकी खिलौना गाड़ी, स्पेशली चिल्ड्रंस टॉय क्ले कार्ड्स, ये देखिए कितना अच्छा बनाया हुआ है। कुछ भी सामान क्या रख के ले जाते हैं अभी इसमें, अगर ये बड़ी होती है तो ये दाल। धान तो इसमें रहेगा नहीं ना। इसको देखो, पहले लुक को देखो, इसमें क्या डाल कर ले जाते हैं? चारा, पशुओं के लिए। जो पैकेट नहीं बांधते हैं ऐसे, चारों के पुड़े नहीं बांधते हैं, बिल्कुल वो बांध के इसमें डाल देते हैं। आप सोचो ट्रैक्टर नहीं भर के जाता है और उसमें लकड़ियां नहीं लगाई जाती है, वो फुल भर जाता है तब, या गांठ बांध देते हैं कपड़े की। तो ये बच्चे इस तरह से खेलते थे वहां पर। कल ही मेरे पास फोन आया था। बच्चे पहनते थे। ठीक है, कितनी अच्छी गाड़ी बनाई हुई है, देखिए आप, मिट्टी की गाड़ी, क्ले कार्ट, वेरी फेमस क्ले कार्ट इन द फॉर्म ऑफ चिल्ड्रंस टॉयज, इंक्लूड लिटिल क्ले कार्ट्स, मार्बल्स। मार्बल्स क्या होता है? कंचे। कंचे। ठीक है, बॉल्स, है ना, सतोलिया खेलते थे वो लोग, बहुत फेमस था। बॉल कौन सा यूज करते थे? बॉल कपड़ों की, कपड़े बना के वो तो है डाल के। और उसको गूंथ के अच्छा सा, उसमें एक कंकड़ डाल देते थे, पत्थर छोटा सा, ताकि वो सॉलिड बनी रहे, ताकि लगे अच्छी। ठीक है, खेला हुआ आपने? सतोलिया खेला हुआ है ना? हाँ। तो यही सारे गेम्स है। आजकल तो सब मोबाइल में खेलते हैं, सतोलिया भी शायद आता तो है। आ जाएगा थोड़ी दिन में वो भी, कि यहाँ से भागो, इससे दबाओगे तो इधर भागेगा, इससे करोगे तो उधर भागेगा। तरक्की करता है। सब प्रोग्रेसिव है। सो द ड्रेस फर्स्ट सोशल लाइफ में, वन अपर गारमेंट एंड अदर लोअर गारमेंट, है ना। ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स। उसमें पत्थर के जो नगमे डाले जाते थे, अच्छे अच्छे कलर्ड, जो मन के बनाने का कारखाना कहां से मिला? कलर्ड स्टोन्स कहां से मिलता है? मन के बनाने का कारखाना कहां से मिला था और उसकी खोज किसने की थी? दोनों क्वेश्चन है मेरे। खाली बोल। नेगेटिव चला जाएगा।
ऑप्शन गया नेगेटिव। सर ऑप्शंस चनु दड़ो, जैसे मोहनजोदाड़ो वैसे के वैसे चनु दाड़ो। चनु दाड़ो से मन के बनाने का कारखाने की फैक्ट्री मिली है, पूरी शॉप मिली है, वहां पर 2-3 शॉप थी। ठीक है। ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स। कॉस्मेटिक्स बताया था मैंने, वैनिटी बॉक्स मिला पूरा। किसने की थी चनु दड़ो की खोज किसने की थी बताओ? सर? एनजी मजूमदार। नहीं। कॉस्मेटिक्स यूज वर कॉमन, ये तो कभी नहीं छुपा हुआ है, ये पहले भी था आज भी है। जितने केमिकल्स, क्रीम, अच्छा क्या क्या मिला था वैनिटी बॉक्स से? लिपस्टिक, और काजल, कॉम्ब, एक मिरर, एक छोटा सा मिरर, पूरा साजो सामान साथ में था। चिल्ड्रंस टॉयज इंक्लूड लिटिल क्ले कार्ड्स, मार्बल्स, बॉल्स एंड डाइस। डाइस लूडो खेलते थे, आजकल मोबाइल में खेलते हैं सर, आता है लूडो गेम। यस सर। तो अभी धीरे ये भी हो जाए। फिशिंग मछली पकड़ना, हंटिंग शिकार करना, बुल फाइटिंग बैलों की लड़ाई, किसका नेशनल गेम है? रोम, नहीं वो आंध्र प्रदेश की तरफ चला जाता है। आउट ऑफ इंडिया में नेशनल गेम पूछ रहा हूं, नेशनल गेम किस कंट्री का नेशनल गेम है, किसका राष्ट्रीय खेल है ये? बुल फाइटिंग। ग्रीक का ही है, किसी रोम हो सकता है। जहां एक और फेस्टिवल बहुत फेमस है, उसको कहते हैं ला टमाटिनो। फ्रांस, ला टमाटिनो, वो तो हो गया। टमाटर की वो करते हैं, पूरा टमाटर फेंकते हाँ। रहते हैं, ठीक है, पूरी स्ट्रीट टमाटर से भर जाती है। स्पेन, उसी के पास कंट्री है जहां बुल फाइटिंग नेशनल गेम है, स्पेन, स्पेन का नेशनल गेम है। सो बुल फाइटिंग वर अदर पास टाइम्स, क्या था? टाइम पास करने का तरीका। वेपन्स, हथियारों में ज्यादा बात होगी नहीं, हथियार काम में नहीं आते थे, क्योंकि सीधे साधे लोग थे, महाजन प्रवृत्ति के लोग थे, बढ़िया क्या काम करेंगे? ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, कॉमर्स करेंगे। तो एक्सेस कुल्हाड़ी होती थी लकड़ी काटने के लिए, स्पेयर हेड्स कुछ होते थे जरूर सावधानी के लिए, डैगर्स कटारें थी, बोज वही धनुष थे, और एरोज तीर थे। ये कुछ हुआ करते थे जो नॉर्मल पाषाण युग में भी मिल जाते हैं, स्टोन एज में भी। यह था वेपन्स के फॉर्म में, राइट। सो अब इसके बाद क्या बच रहा है इसमें? आर्ट्स, देन स्क्रिप्ट एंड रिलीजन, और कुछ पोर्शन आ जाएगा फिर इसका डिक्लाइन फेज, बरियल मेथड, बरियल प्रोसेस आएगा और डिक्लाइन फेज आएगा। तो ये हम देखते हैं कल। मिक्स हो रहा है काफी। राइट, समझ में आ रहा होगा। अभी से उसको याद करके क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कीजिए। जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब ये चीजें याद रहना शुरू होगी, अदरवाइज याद नहीं रहेगी। इसकी एक ही प्रॉब्लम है, याद नहीं रहती। नेक्स्ट चैप्टर जैसे ही स्टार्ट करते हैं वो पीछे वाला पूरा आउट। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।